प्रशांत भूषण हमारे साथ वरिष्ठ जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में जुड़ गए हैं, उन खास जो वकील हैं उनमें शामिल हैं जो पूरे इस केस में इन्वॉल्व रहे, जो खास वकील जिन्होंने इस पूरे केस को लड़ा है, उसमें प्रशांत भूषण के लिए भी मैं कहूंगी आज का दिन बहुत खुशी का और एक तरह से एक संतुष्टि भरा दिन है। वो दर्शक जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता देना चाहती हूँ कि एसबीआई ने, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने आखिरकार तमाम तरह की डांट खाने के बाद, तमाम तरह की बाह मरोड़े जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जरिए तमाम डेटा सौंप दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। साथ साथ उसमें जो यूनिक नंबर जिसका जिक्र लगातार हम वायर में आपको बताते रहे कि वो यूनिक नंबर ही वो पहचान का एक केंद्र है, वो कोड है जिसके जरिए पता चलता है कि इस कॉर्पोरेट ने ये इतने का बॉन्ड खरीदा। और अब जो है वो बाकी रह गया इनका मैचिंग, यानी किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने का फंड दिया, ये मैचिंग का काम अभी भी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है आपका प्रशांत भूषण। ये बताइए सबसे पहले कि आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कि अब आखिरकार कुछ भी हुआ, डांट खाई, बाह मरोड़ी गई, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को झुककर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ा। जी हाँ, बहुत कोशिश करी स्टेट बैंक ने कि किसी तरह से कम चुनाव के पहले ये जानकारी बाहर ना आए, लेकिन पहले तो उन्होंने बोला कि इसमें 3.5 महीने लगेंगे हमको ये मैचिंग करने में। अब इन्होंने आज फाइनली बहुत डांट फटकार के बाद दो लिस्ट दी हैं। एक तो लिस्ट खरीदने वालों की जिसमें बॉन्ड नंबर्स हैं, और दूसरी लिस्ट जिन पार्टियों ने वो बॉन्ड्स अपने खाते में जमा करे, अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाए, उसमें भी बॉन्ड नंबर्स हैं। वो कह रहे थे कि इन दोनों को दोनों तरफ कैच करने में, क्योंकि कौन सा बॉन्ड, कौन से नंबर का बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी ने एनकैश किया, इसको करने में हमको 3.5 महीने लगेंगे, और इसलिए हमको 30 जून का समय दे दीजिए। अब आप देख लीजिएगा कि अभी जैसे ही ये डेटा अपलोड करा जाएगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, 1 घंटे में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं 1 घंटे में इसकी मैचिंग कर लेंगे, यानी कि कौन से नंबर का बॉन्ड किसने खरीदा और किस पॉलिटिकल पार्टी ने वो जमा किया। तो ये काम जो 1 घंटे में हो सकता था स्टेट बैंक के जरिए, वो ये कह रहे थे कि इसको करने में हमको 3.5 महीने लगेंगे। तो अब अभी भी इन्होंने दो कह रहे थे ना कि हमारे पास 2 साइलोज में इंफॉर्मेशन है, एक परचेजर पार्टी ने जमा किया, वहां पर भी बॉन्ड नंबर है, और क्योंकि ये 22,000 है तो उनको मैच करने में हमको 3.5 महीने लगेंगे। अब देख लीजिएगा 1 घंटे में लोग मैच करके सब बता देंगे कि ये बॉन्ड नंबर इस आदमी ने इस दिन खरीदा और इस पॉलिटिकल पार्टी को इस दिन जमा किया। तो ये मैचिंग तो अभी फट से हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि मैचिंग फट से हो जाएगी, और ये भी एक प्रशांत भूषण जी दुनिया को और भारत को भी याद दिलाने का ये समय है कि सिर्फ वही लोग नहीं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता पर काबिज हैं, तमाम तरह से ऑल पावरफुल जो लोग हैं, शक्तिशाली, भारत में जो लायक और काबिल लोग हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, ऑडिटिंग से जुड़े हुए, उनकी कोई कमी नहीं है। भारत में इस तरह के दर्जनों लोग हैं। आप कह रहे हैं 1 घंटे के अंदर ये डेटा मैच हो सकता है। मुझे हैरानी भी हो रही है, खुशी भी हो रही है कि भारत में इतने योग्य लोग हैं, भारत में इतनी टेक्नोलॉजी का जो प्रसार पिछले कुछ दशकों में हुआ है, उससे साफ तौर पे पता चलता है। अब मुझे ये बताइए आप कि जब एसबीआई ने ये कहा कि हमें 4 महीने चाहिए 30 जून तक का, तो ये शर्मिंदगी का एक बायस तो है ही, लेकिन शर्मिंदगी उनको होती है जिनके पास कुछ शर्म बाकी हो, जो अपने जो पॉलिटिकल जो मास्टर्स हैं, जो सियासी आका हैं, उनके सामने अगर घुटने नहीं टेक रहे हैं बल्कि सजदा कर रहे हैं, उन लोगों को शर्म तो दिलाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक तरह से ये एक झूठ का इस्तेमाल हुआ, ये पर्जरी का भी क्या मामला बनता है एसबीआई के ऊपर? हाँ, एक तरह से बनता है, क्योंकि उन्होंने ये झूठ बोला कि इसमें 3.5 महीने लगेंगे मैचिंग करने में। उनके भी आईटी एक्सपर्ट्स हैं, सो देयरफॉर ये कहना कि 3.5 महीने लगेंगे, 22,000 नंबर इधर 22,000 नंबर उधर, उनकी मैचिंग करने में, हमको अगर फिजिकली भी करनी होती तो हम अपने ऑफिस में 10 लोगों को लगा के 3 दिन में कर सकते थे फिजिकल मैचिंग।
पर हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक मैचिंग हो जाएगी ना। आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम में ये डालिए, दोनों तरफ के का जो डेटा आया है या जो आएगा, एक तरफ परचेजर्स का, दूसरी तरफ पार्टीज का जिन्होंने वो डिपॉजिट करे, दोनों तरफ नंबर है। अब वही नंबर की मैचिंग ही करनी है ना, कि कौन सा जिसने खरीदा उसने किस पार्टी को दिया, यही मैचिंग करनी है ना। तो ये मैचिंग तो इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 2 मिनट में हो जाती है। सो इसलिए ये कहना इनके लिए कि भाई हमको फिजिकल मैचिंग करनी पड़ेगी, उसमें 3.5 महीने लगेंगे, मतलब ये तो एक बहुत ही झूठी दलील थी। जी हाँ, ये झूठी दलील थी। आप मुझे ये बताइए कि आप एक वकील होने के नाते, एक ऐसा वकील जिसकी सियासी नब्ज़ पर हाथ रहता है देश की, मैं समझती हूँ प्रशांत जी, जिस तरह से मैं देखती हूँ आप सिद्धांतों पर आधारित स्टैंड भी लेते हैं, चाहे उसमें आपको किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े के संविधान और लोकतंत्र के साथ खड़े होना। आप वकील हैं, मैं जानती हूँ इस मामले में वकील हैं, लेकिन अभी राजनीतिक जो हालात बदलेंगे, आप ये देखिए आपको चुनाव बस अब से कुछ दिन में शुरू होने वाले हैं, 4 जून को चुनाव के नतीजे भी आ जाएँगे। उसके बाद स्टेट बैंक के 30 जून को, यानी जब तक कि नई संसद बन जाती, देश को नए प्रधानमंत्री मिल जाते, उम्मीद हम ये करते हैं कि नए प्रधानमंत्री मिलेंगे देश को, तब तक एसबीआई इस डेटा को बचा के रखना चाहता था। अब मुझे बताइए कि ये डेटा जो हमारे सामने आया है, अभी तक भी सारी पोल तकरीबन खुल चुकी है, लेकिन अब जो हम इंतज़ार कर रहे हैं, इस डेटा मैचिंग के बाद तो क्या हमारे सामने डिटेल्स क्या आएँगी? ये डेटा मैच होने के बाद क्या पता चलेगा? यही पता लगेगा कि भाई इस जने ने या इस कंपनी ने इस दिन इतने 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, उसके बाद इनको ये ठेका मिला, और वो ठेका उसी पार्टी की सरकार ने दिया जिसको इन्होंने ये बॉन्ड दिए। देखिए काफी सारा पैसा, ज्यादातर जो ये पैसा दिया गया, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा पैसा घूस के तौर पर दिया गया है, लेकिन ज्यादातर पैसा घूस के तौर पर दिया गया, और घूस कई वजह से दी गई है। ठेका लेने के लिए, जैसे मेगा इंजीनियरिंग का ये बात आई कि इन्होंने 140 करोड़ के बॉन्ड खरीदे अप्रैल 2023 में। मई 2023 में भाजपा की महाराष्ट्र सरकार से उनको 14,000 करोड़ का ठेका मिल गया, एक टनल कंस्ट्रक्शन का। तो एक तो ठेका लेने के लिए, दूसरा कई बार पॉलिसी बदलने के लिए। ग्रासिम इंडस्ट्रीज का आया था कि इंपोर्ट पॉलिसी बदली गई उनके हक में, और उसी समय उन्होंने बॉन्ड खरीदे। तीसरा, कई जगह ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, इनके रेगुलेटरी इश्यूज थे, यानी कि ड्रग कंट्रोलर ने कोई एडवर्स ऑर्डर पास कर दिया, या फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एडवर्स ऑर्डर पास कर दिया, या उनकी कोई छानबीन कर रहे हैं। और सबसे सबसे भयंकर चीज जो हुई है, वो इन बॉन्ड्स का इस्तेमाल वसूली के लिए। वसूली इस तरह से हुई कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, कल के हिंदू में एक चार्ट आया है जिसमें कम से कम 15 कंपनियों के डिटेल्स दिए हैं, 15-20 का 100 करोड़ के बॉन्ड 15-20 दिए, की। और उसी समय उनके यहाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की या इनकम टैक्स की या फिर सीबीआई की रेड हुई। तो ये यही दिखाता है कि आपने इनकम टैक्स की रेड करी, ईडी की रेड करी, सीबीआई की रेड करी या नोटिस दिया, जो भी किया, और उस समय और उसी के आसपास इन लोगों ने इतने 100 करोड़ के बॉन्ड खरीद के किसी को दे दिया। अब आज शाम को पता लग जाएगा कि किसको दिए। अगर उसी पार्टी को दिए जो, यानी कि भाजपा को, जो ईडी, आईटी और सीबीआई को कंट्रोल कर रही थी, तो ये साफ हो जाएगा कि ये वसूली के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके जरिए ईडी, आईटी और सीबीआई के जरिए वसूली करी गई इन कंपनियों से। पहले इनको इसका डर दिखाकर, फिर जब वसूली हो गई तो उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया गया।
तो क्या प्रशांत भूषण जी या दर्शक ये पूछ रहे हैं, तो क्या इसी तरह से अब की बार 400 पार लगाना था? क्या इसी तरीके से तमाम तरह की सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल करके, जो कारोबारी हैं उनको डरा के, जो आलोचक हैं उनका मुँह बंद करके, इलेक्शन कमीशन को पूरे तरीके से अपने कब्ज़े में करके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपने कब्ज़े में करके, क्या इसी तरीके से 400 पार की तैयारी हो रही है? नहीं, वो तो साफ जाहिर है। देखिए, इस देश में लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र भी किया है इसी केस में, लेवल प्लेइंग फील्ड तो बची ही नहीं है। क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या होता है? एक तरफ भाजपा है जिसके पास ये सारी एजेंसीज हैं, जिसके पास सारा मीडिया है, जिसने इश्तिहार का पैसा, सरकारी पैसा इस्तेमाल करके मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया, या ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल करके मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसके पास दूसरी पार्टियों के मुकाबले 10 गुना 20 गुना पैसा है, जो पैसा चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिया हो, चाहे दूसरे कॉर्पोरेट डोनेशंस के जरिए लिया हो। मतलब भाजपा के पास 20 गुना पैसा है दूसरी पार्टियों के मुकाबले, और सारी एजेंसीज उनके कंट्रोल में है, इलेक्शन कमीशन उनके कंट्रोल में है। आप सरकारी पैसा अपने इलेक्शनियरिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सरकारी हवाई जहाज अपने इलेक्शनियरिंग। मिसेस गांधी को इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स यूज करने के लिए करप्ट प्रैक्टिस मानकर डिस्क्वालीफाई कर दिया था 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। यहाँ तो हम रोज देख रहे हैं खुलेआम प्रधानमंत्री जो हैं एयरफोर्स के हवाई जहाज, सरकारी हवाई जहाज रोज यूज कर रहे हैं अपनी इलेक्शनियरिंग के लिए। पूरी सरकारी मशीनरी यूज करी जा रही है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स यूज करे जा रहे हैं, सरकारी पैसा यूज किया जा रहा है, सब कुछ इलेक्शनियरिंग के लिए यूज किया जा रहा है, हर तरह की करप्ट प्रैक्टिस हो रही है। और इन सब बेईमानी कह सकते हैं, इसके बावजूद चुनाव हो रहा है। और इसी के आधार पर खैर 400 पार तो खैर ऐसे ही नारा था, मतलब इनका अगर ये 300 पहुंच जाए तब भी मुझे बहुत बहुत ज्यादा अचंभा होगा। इतनी ज्यादा अनइक्वल लेवल प्लेइंग, इन लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद भी अगर ये 300 पहुंच जाए तो आई वुड बी वेरी सरप्राइज। मुझे नहीं लगता कि ये लोग 250 भी पहुंच सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस सब के बावजूद भी इनकी कोई मेजॉरिटी आ सकती। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और आज ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, पूरा जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उसने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि किस तरह से उनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास 10 साल से सत्ता नहीं है, उस पॉलिटिकल पार्टी का भी मैं सोचती हूँ 200-300 करोड़ रुपए फ्रीज करके भी बीजेपी खुश हो रही है, मुंह दबा के हंस रहे हैं वो लोग। और मैं देख रही थी उसके बाद कांग्रेस के बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रविशंकर प्रसाद थे, संबित पात्रा थे और हंस रहे थे, कह रहे थे देखिए वो आपके दिन एंटाइटलमेंट के गुजर गए जब आप समझते थे कि आप राजकुमार हैं, आपके लिए कानून झुका दिया जाएगा। तो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो हजारों लाखों करोड़ में खेल रही है, जिसको कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो खैर मैं कहूंगी जर्रा बराबर होगा उस तमाम पॉलिटिकल फंडिंग का जो कानूनी और गैर कानूनी तरीके से हो रही है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी दूसरी पार्टी को इतना मौका भी नहीं देना चाहती कि वो 200-300 करोड़ भी खर्च कर सके। और बड़ी मुझे हैरानी हुई, दुख भी हुआ जब उन्होंने कहा कि उनके पास एडवर्टाइजमेंट देने के लिए पैसे नहीं है, विज्ञापन देने के लिए उनके कार्यकर्ताओं को, हवाई जहाज का किराया तो भूल जाइए, रेल के किराए को देने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए पैसे नहीं है, उनके पास पोस्टर छापने के लिए पैसे नहीं है। ये सब कह रही है कांग्रेस पार्टी। और इसी लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कि बराबरी का पायदान सब खिलाड़ियों को मिल सके, लोकतंत्र को अगर एक तरह का बड़ा खेल हम मान सकें, उसी के बारे में यहाँ पर ये चर्चा हो रही है। लेकिन अब प्रशांत भूषण जी, यहाँ दर्शक भी सवाल उठा रहे हैं, मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में, कि अब क्या हासिल करने की कोशिश हो रही है। चुनाव से 2-3 हफ्ते पहले हम दूर यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो पैसा जिसको मिलना था मिल गया, किसकी जीत और किसकी हार अब पता, अब करेंगे क्या हम इस सब का, सिवाय एक बहस का मौजू है और क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत बड़ा इशू है, और अगर इसको ठीक से, ये जनता का इशू है, और अगर जनता इसको ठीक से, जैसे देखिए 2004 2004 नहीं, 2014 के चुनाव में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा इशू बन गया था जब ये एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था, और उस समय 2G और कोलगेट वगैरह का खुलासा हुआ था। 2G और कोलगेट में तो मनी ट्रेल एस्टेब्लिश भी नहीं हुई थी उस
ऐसे समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया था। यहाँ तो मनी ट्रेल साफ एस्टेब्लिश हो रही है कि आपने ईडी, आईटी, सीबीआई को वसूली के लिए इस्तेमाल किया केंद्र सरकार ने, कि आपने ठेके दे देकर लोगों से ये इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे लिए, तो सीधा मनी ट्रेल तो एस्टेब्लिश्ड है। उसमें तो बस ये था कि इलीगल अलॉटमेंट्स, आर्बिट्ररी तरीके से अलॉटमेंट्स करे गए 2G स्पेक्ट्रम के या कोयले की खदानों के। यहाँ तो बिल्कुल सीधा सीधा मनी ट्रेल है, यानी कि आपने पैसे लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और ठेका दे दिया, पॉलिसी बदल दी, उनके ऊपर आपने आईटी का रेड करवाया, उसके बाद पैसा लेकर हाथ खींच लिया। आपने सीबीआई का रेड करवाया, ईडी का रेड करवाया, पैसा लेकर हाथ खींच लिया। ये बहुत बड़ा इशू है। अगर इसको चुनाव में ठीक से ले जाया गया और अगर जनता के पास ये बात पहुंचती है, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा असर चुनाव के ऊपर पड़ेगा। अभी आपकी आखिरी बात से ही एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। आप कह रहे हैं अगर ये बात जनता तक पहुंचती है, प्रशांत भूषण जी पिछले 10 साल में एक पत्रकार के तौर पर और मुझे लगता है आप एक वकील के तौर पर भी, जिस बात से हम और आप जैसे लोग जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं और भारत के भविष्य को लोकतांत्रिक देखना चाहते हैं, वो इसी से तो जूझ रहे हैं कि जो हजारों लाखों की तादाद में जो पत्रकार हैं आज की तारीख में, वो इसलिए ड्यूटी कर रहे हैं, तनख्वाह इसलिए जा रही है उनके पास कि कोई सूचना, सही सूचना आम जनता तक ना पहुंच जाए। ना पहुंचने के लिए ये हजारों पत्रकार, इनको तनख्वाह पहुंच रही है। तो ऐसे में आप टीवी खोल के देख लीजिए, इस वक्त देखिए इतनी बड़ी खबर है ये लोकतंत्र के लिए, ये चुनाव के लिए, चुनाव का मौसम है, और आप अगर टीवी खोल के देखिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि हजारों की तादाद में जो ये टीवी एंकर्स हैं, दर्जनों की तादाद में हमारे पास टीवी चैनल्स हैं, हो सकता है कोई इक्का दुक्का व्यक्ति इस पर कोई लाइव डिबेट कर रहा हो। पाकिस्तान से एक लड़की सीमा हैदर आ जाती है, सीमा हैदर को प्रेम हो जाता है, प्रेम करने के बाद वो शादी कर लेती है। सीमा हैदर की प्रेगनेंसी की खबर इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जिस पर सैकड़ों घंटे की कवरेज टीवी चैनल करता है। आज इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि पारदर्शिता के सवाल के लिए, लोगों के जानने के अधिकार के लिए, लोकतंत्र की बुनियाद के लिए, पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए इतनी बड़ी खबर है, लेकिन इसको जनता तक नहीं पहुंचने देगा टीवी चैनल। उसका मैंडेट ही यही है, उसका काम ही यही है। और टीवी नहीं चैनल ये बात, उन्हीं की ये बात बदनाम, अखबार उठा लीजिए आप। ठीक बात है। नहीं, ये तो ठीक है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, टीवी और अखबार, ये इस खबर को नहीं इसका प्रचार करेंगे, ये जनता के पास नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन यही एक जरिया नहीं है। देखिए, आज ऑल्टरनेट मीडिया उसकी बहुत बड़ी क्षमता है। जो आप लोगों का जैसे ये वायर है, इस तरह से रवीश कुमार का यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे इंटरनेट पर मीडिया पोर्टल्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, वगैरह वगैरह। उसके जरिए और उसके अलावा आप एक दूसरे को बता तो सकते हैं, सड़कों पर तो आ सकते हैं, लोगों को ये सब बताने के लिए, सूचना देने के लिए। तो इसलिए बहुत जरिए हैं। मास मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, जो सरकार की गोद में बैठा हुआ है, सरकार का प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत तरीके हैं जनता के पास पहुंचाने के। इसलिए अगर उसका, उन सारे मीडियम्स का सही इस्तेमाल किया जाए तो जनता के पास ये खबर जरूर पहुंचेगी। बहुत बड़ी खबर है, जरूर पहुंचेगी। आपको क्या ये उम्मीद है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अब जब चुनावी कैंपेन शुरू होगा, जब रैलियां होंगी और जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं, जिसमें खासकर मैं राहुल गांधी का नाम लेना चाहती हूँ, हाईलाइट करना चाहती हूँ उनका नाम, कि उन्होंने इस मुद्दे को तब से उठाया जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहीं पहले की बात है। आखिरी 2 सवाल, मैं जानती हूँ आपको जाना भी है, तो ये मुझे बताइए कि क्या आपको ये उम्मीद है कि इस तरह से ना सिर्फ कि टीवी चैनल, चलिए मैं तो समझती हूँ कि बड़े अभी भी बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, ठीक है, कुछ लाखों करोड़ों लोग
देखते हैं, जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। और मेरे ख़्याल से ये पूरे तरीके से जो को-ऑप्ट कर लिया गया, जो बिग मीडिया है, उसके एक अच्छे नतीजे के तौर पे भी आया है कि भारत में जो प्रोग्रेसिव इंडिपेंडेंट मीडिया है, उसका एक स्पेस है। लेकिन अभी भी प्रशांत जी, करोड़ों लोग देखते हैं टीवी चैनल को, उनका दिन और रात उनका ब्रेन वॉश करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अब जब पॉलिटिकल जो पूरा इलेक्टोरल एक्सरसाइज शुरू होगी, कैंपेन शुरू होगा, आपको लगता है वो भी एक ज़रिया हो सकता है, जिसके ज़रिए नरेंद्र मोदी की बीजेपी को, और बाकी मैं कहती हूँ वो क्षेत्रीय पार्टियाँ भी, जिन्होंने अगर इल्लीगल तरीके से पैसा लिया है, तो उनको घेरने की कोशिश होगी? हाँ, मुझे लगता है कि ये जनता का काम है, जनता को अपना काम करना चाहिए। ये हम लोगों का काम है कि हम लोग ये खबर, हम और आप जैसे लोग ये खबर जो है जनता के पास पहुंचाएं कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले में क्या हुआ, किस तरह से इसका पैसा वसूली के लिए यूज़ किया गया, किस तरह से इसका पैसा लेकर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, पॉलिसी बदली गई, रेगुलेटरी एजेंसीज का इस्तेमाल किया गया, वगैरह वगैरह। तो ये हम लोगों की ड्यूटी है, हमारी और आपकी और हमारे जैसे लोगों की, ये इंफॉर्मेशन जनता के पास तक पहुंचाया। मुझे लगता है कि ये पहुंचेगी जनता के पास और आखिरी इसका सवाल असर जरूर होगा। जी हाँ, आखिरी सवाल आपसे कि अब सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए, ये सिर्फ़ बीजेपी नहीं है जिसको फंड मिला है, वो रीजनल पार्टियाँ, कुछ तो रीजनल पार्टियाँ ऐसी हैं जिसको कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी से ज़्यादा फंड मिला है। तो बीजेपी ये कह रही है कि भई हमारे तो 300 से ज़्यादा एमपीज़ थे, हमारा अगर आप पॉलिटिकल स्पेस देखें, तो हमें तो बहुत इससे ज़्यादा हमें मिलना चाहिए था इलेक्टोरल फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए भी चाहे मिला, लेकिन देखिए वो क्षेत्रीय पार्टियाँ जिनकी सिर्फ़ एक राज्य तक सिर्फ़ पहुँच है, उन्हें कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा फंड मिला है। तो आप इसे कैसे अलग करेंगे कि बीजेपी को मिला फंड और क्षेत्रीय पार्टियों को मिला फंड? ऐसे कैसे है कि उनकी कमीज़ ज़्यादा सफ़ेद है बजाए क्षेत्रीय पार्टियों के? या क्षेत्रीय पार्टियों की कमीज़ ज़्यादा सफ़ेद है? नहीं, देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों को भी मिला है और उनको भी हो सकता है कि कोई ठेका देने के एवज में मिला हो, लेकिन ये सारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी वगैरह, ये तो सब केंद्र सरकार यानी भाजपा के कंट्रोल में थी, तो उनके कंट्रोल में नहीं थी। और कोई मुझे तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि भाजपा वाले जब कहते हैं कि भाई हम बड़ी पार्टी हैं, हमारे तो 300 एमपीज हैं, तो हम ज़्यादा करप्शन कर सकते हैं, हमको ज़्यादा करप्शन करने का राइट है। दूसरी छोटी पार्टीज हैं, उनको छोटा करप्शन करने का राइट है। मतलब ये तो हास्यास्पद बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत भूषण जी, आपके काम के लिए, द वायर पर आकर यहाँ दर्शकों के साथ अपने विचार बाँटने के लिए। हम उम्मीद ये करते हैं कि आज के दिन ख़ासकर, जबकि बहुत ही मैं कहूँगी एक लोएस्ट मोमेंट से गुज़र रहे हैं हम भारत के लोकतंत्र में, इससे एक तरह की नई एनर्जी, नई ऊर्जा मिलेगी लोकतंत्र को, उन लोगों को जो ये समझते हैं कि न सिर्फ़ कि लोकतांत्रिक होना चाहिए भारत का भविष्य, बल्कि जो जड़ें हैं इस लोकतंत्र की और ज़्यादा से ज़्यादा गहरी हों, लोकतंत्र में ज़्यादा सुधार हो, रिफ़ॉर्म्स हों। बहुत-बहुत शुक्रिया, और तमाम दर्शकों का भी साथ-साथ शुक्रिया जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। थैंक यू।